नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं भारत के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की, उन पेंशन भोगियों की, जिनकी निगाहें एक अदद सम्मानजनक पेंशन के लिए सरकार की ओर टिकी हैं। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम ईपीएस 95, ईपीएस 95 पेंशन योजना के उस सबसे बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे जिसने देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मन में उम्मीद और निराशा की लहरें एक साथ पैदा की हैं। सवाल यह है कि क्या पेंशन धारकों को प्रतिमाह 4,000, 5,000 या फिर 7,500 रुपये की बहुप्रतीक्षित बढ़ोतरी मिलेगी? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिसने पेंशन धारकों के लंबे इंतजार को एक नया मोड़ दिया है, वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ी है। पेंशन भोगियों की यह उम्मीद थी, यह एक दृढ़ विश्वास था कि उनकी न्यूनतम पेंशन में 7,500 रुपये प्रतिमाह की ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी। सभी की निगाहें टिकी थीं केंद्रीय बजट 2025 पर। यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब 1 फरवरी 2025 को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी अपना बजट भाषण पेश करेंगी, तो देश के वरिष्ठ नागरिकों को यह सबसे बड़ी सौगात मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस दिन करोड़ों पेंशनरों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। केंद्रीय बजट में पेंशनधारकों की 7,500 रुपये की इस न्यूनतम पेंशन को, इस महत्वपूर्ण मांग को मंजूरी नहीं मिली। बजट पेश होने के बाद देश भर में पेंशन भोगियों के बीच एक गहरी निराशा देखी गई। यह सवाल उठने लगा कि अगर बजट से नहीं तो फिर कहां से? तो दोस्तों, अब इससे आगे क्या? यह सवाल आज हर ईपीएस 95 धारक के मन में है। क्या 7,500 रुपये की मांग अब पूरी तरह से खारिज हो गई है, या क्या सरकार किसी मध्य मार्ग पर विचार कर रही है? क्या 7,000 रुपये या 5,000 रुपये की पेंशन को मंजूरी मिल सकती है? और अगर हां, तो यह कब तक संभव होगा? यह आप सभी के लिए कब मंजूर होगी? साथ ही दोस्तों, आज हम ईपीएफओ की इस पेंशन बढ़ोतरी की राह में खड़ी वास्तविकताओं पर भी चर्चा करेंगे। हम विश्लेषण करेंगे कि इस बढ़ोतरी की संभावनाएं कितनी हैं, इसके सामने क्या बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं, और अगर यह बढ़ोतरी होती है तो इससे पेंशन धारकों को क्या ठोस लाभ होने वाले हैं। इसके बारे में आज इस विशेष रिपोर्ट के अंदर हम आपको संपूर्ण और विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। इतना ही नहीं, आज की हमारी चर्चा का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है हायर पेंशन। हायर पेंशन, जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से हायर पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। आपको ये हायर पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये खबर आ रही है कि अब यहां पर 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन जो है वह हायर पेंशन के तहत देखने को मिल सकती है। तो ये 5,000 रुपये की हायर पेंशन किन लोगों को मिलेगी? इसको लेकर पूरा प्रोसेस क्या है? क्या विशेष रिपोर्ट दोस्तों इस पेंशन को लेकर सामने आ चुकी है? इस रिपोर्ट की भी चर्चा हम आज विस्तार से करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से, सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों से हमारा यही एक निवेदन रहेगा कि दोस्तों, आज की इस वीडियो को, इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अंत तक देखिएगा। यह आपके अधिकारों और आपके भविष्य से जुड़ी हुई खबर है। और साथ ही, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ईपीएस 95 से जुड़ी हर छोटी बड़ी और सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की इन दो प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा करते हैं, जो सीधे तौर पर आपकी जेब और आपके जीवन स्तर से जुड़ी हुई हैं। इसमें दोस्तों, सबसे पहले हम उस पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जिसने एक बार फिर उम्मीदों को जगाया है, लेकिन एक अलग रास्ते से। दोस्तों, जो उम्मीद केंद्रीय बजट 2025 से लगाकर पेंशन भोगी बैठे थे, उनकी 5,000 रुपये प्रतिमाह या 7,500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी को लेकर अब एक नई खबर आ चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया, केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को जब बजट पेश किया, तो सेवानिवृत्त और कामकाजी पेशेवर दोनों के बीच जो रुचि पैदा हुई थी, वह निराशा में बदल गई। बजट के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना का यह संभावित संशोधन था। वर्तमान में जो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, वह आज के महंगाई के दौर में कितनी अपर्याप्त है, यह किसी से छिपा नहीं है। पेंशन भोगियों और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की बढ़ती मांगों के बीच यह अटकलें बहुत तेज थीं कि सरकार इस बार एक बड़ा कदम उठाएगी
और न्यूनतम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन को बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये प्रतिमाह कर सकती थी। अगर इसे उस दिन मंजूरी मिल जाती तो यह एक ऐतिहासिक फैसला होता, लेकिन यह मंजूरी नहीं मिली। तो अब दोस्तों, ये पेंशन बढ़ोतरी कैसे होने वाली है? ये बढ़ोतरी अगर लागू होती है तो देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वह वित्तीय स्थिरता दे सकती है जिसके वे हकदार हैं। हालांकि इस तरीके की एकमुश्त वृद्धि की व्यावहारिकता यानी इसकी फिजिबिलिटी हमेशा से एक महत्वपूर्ण सवाल बनी हुई है। सरकार के सामने भी अपनी चुनौतियां हैं। तो इस रिपोर्ट में हम पहले इस उच्च ईपीएफओ पेंशन की संभावनाओं पर, इसकी चुनौतियों पर और साथ ही साथ इससे मिलने वाले संभावित लाभों पर पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। और हम यह भी बताएंगे कि अब आगे आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी और यह पेंशन बढ़ोतरी अगर होती है तो यह कब से लागू होने की संभावना बन रही है। दोस्तों, पूरे भारत भर में सेवानिवृत्त लोगों ने, पेंशन धारकों ने मौजूदा 1,000 रुपये की अपर्याप्त पेंशन पर लंबे समय से अपनी चिंता व्यक्त की है। यह केवल चिंता नहीं, यह एक पीड़ा है। जीवन की लागत लगातार बढ़ रही है। रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में कई बुजुर्ग नागरिक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में और विभिन्न संस्थानों में काम करने में लगा दी, वे आज स्वास्थ्य सेवाओं, घर के किराए और दैनिक आवश्यकताओं जैसे आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। वकालत करने वाले समूह जैसे कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) और अन्य ट्रेड यूनियनें लगातार सरकार से पेंशन राशि बढ़ाने का आग्रह कर रही हैं। इसके पीछे जो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला बड़ा कारण है मुद्रास्फीति का प्रभाव। वर्तमान में जो पेंशन संरचना है जो 1,000 रुपये पर अटकी हुई है, वह मुद्रास्फीति यानी महंगाई के साथ तालमेल रखने में पूरी तरह से विफल रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पेंशन भोगियों की जो वास्तविक क्रय शक्ति है यानी उनके पैसे का जो मूल्य है, उसमें भारी गिरावट आई है। दूसरा बड़ा कारण है दशकों का योगदान। कई सेवानिवृत्त लोगों ने अपने कामकाजी जीवन के कई वर्षों तक, दशकों तक ईपीएफओ में अपना योगदान दिया है और वे आज एक ऐसी पेंशन के हकदार हैं जो कि सेवानिवृत्ति के बाद के उनके सुनहरे वर्षों में उन्हें वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती हो। लेकिन दशकों के इस योगदान के बावजूद आज पेंशन धारकों को इसका वह लाभ नहीं मिल रहा है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। यद्यपि यह सच है कि पिछले कुछ बजटों में पेंशन में मामूली संशोधन जरूर किए गए थे, लेकिन इस बार 2025 के बजट में एक उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा बहुत प्रबल हो चुकी थी। पेंशन भोगियों को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए यहां पर राशि को संभावित तौर पर बढ़ाकर 7,500 रुपये, साथ में महंगाई भत्ता सुनिश्चित किया जाना था। यह एक प्रमुख मांग थी। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, जब बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया तो पेंशन धारकों की सारी उम्मीदों पर एक तरह से पानी फिर गया। तो अब क्या? बजट के बाद एक बार फिर से विशेषज्ञों की राय इस मामले पर सामने आई है। कई वित्तीय विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री इस बात को समझते हैं कि पेंशनरों को 5,000 रुपये या 7,500 रुपये की तत्काल आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि वे यह चेतावनी भी देते हैं कि एक ही चरण में यानी एक झटके में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर देना वित्तीय रूप से शायद संभव ना हो। एक प्रमुख अर्थशास्त्री और विश्लेषक ने हाल ही में कहा कि मौजूदा 1,000 रुपये की पेंशन एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। यह एक सच्चाई है। पेंशन भोगी की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व है, लेकिन इसका एक चरणबद्ध दृष्टिकोण होना चाहिए। उनका मानना है कि ईपीएफओ कोष पर अचानक पड़ने वाले वित्तीय बोझ और उसकी दीर्घकालीन स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार आने वाले वर्षों में धीरे धीरे यानी किस्तों में पेंशन बढ़ाकर यह विकल्प चुन सकती है। लेकिन दोस्तों, पेंशन भोगी अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। और इसी बीच आप सभी के लिए यह बड़ी खबर आ रही थी जिसकी चर्चा पूरे देश में थी। खबर यह थी कि 28 सितंबर 2025 को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक के अंदर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है। लेकिन दोस्तों, वह तारीख भी निकल गई और पेंशन धारकों को कोई ठोस खबर नहीं मिली।
पर अब इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जो खबर हम आपको अब बताने जा रहे हैं, वह हाल ही में घटी है। दोस्तों, हाल ही में इसी महीने अक्टूबर 2025 में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। यह बैठक पहले 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में यह 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने की। इस बैठक से पहले देश भर के पेंशनभोगी एक बार फिर उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद इस सीबीटी बैठक में उनकी न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव पास हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि यह मुद्दा बैठक के आधिकारिक एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन बैठक के दौरान ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने और पेंशनधारकों के हितैषियों ने इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया। उन्होंने मांग की कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से तत्काल बढ़ाया जाए। इस पर बैठक के बाद जो खबरें सामने आईं, वे बेहद महत्वपूर्ण हैं। सूत्रों के हवाले से और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय श्रम मंत्री जी ने बैठक में यह स्पष्ट किया और यह आश्वासन दिया है कि न्यूनतम पीएफ पेंशन को बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वह कैबिनेट के पास है और कैबिनेट इस पर सक्रिय रूप से विचार एक्टिवली कंसिडरिंग कर रही है। जी हां, यह एक बड़ा बयान है। इसका मतलब यह है कि भले ही सीबीटी की बैठक में इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी, लेकिन सरकार के उच्चतम स्तर पर यानी कि यूनियन कैबिनेट में आपकी पेंशन बढ़ोतरी का मामला विचाराधीन है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि बोर्ड शायद न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने पर विचार कर रहा है, लेकिन ट्रेड यूनियनें 7,500 रुपये से कम पर राजी नहीं है। फिलहाल गेंद अब सीधे तौर पर केंद्र सरकार के पाले में है और कैबिनेट ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी। तो दोस्तों, भले ही इस सीबीटी बैठक से पेंशन बढ़ोतरी की सीधी घोषणा नहीं हुई, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण फैसले जरूर लिए गए, जैसे कि पीएफ से आंशिक निकासी पार्शियल विथड्रॉल के नियमों को बेहद सरल बना दिया गया है। 13 अलग अलग जटिल नियमों को हटाकर अब सिर्फ 3 कैटेगरी आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह और विशेष परिस्थितियां में बांट दिया गया है। साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के साथ एक समझौता हुआ है, जिसके तहत ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) की सुविधा मिलेगी और इसका 50 रुपये का शुल्क भी ईपीएफओ खुद वहन करेगा। यह कदम बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन मूल सवाल वहीं का वहीं है, 7,500 रुपये कब? अब सारी निगाहें कैबिनेट के फैसले पर टिकी हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर सरकार इसे मंजूरी देती है, अगर ईपीएफओ की पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये पास होती है, तो इससे आप सभी को यानी पेंशन धारकों को क्या-क्या सीधे लाभ मिलेंगे? जब सरकार इसे मंजूरी देगी तो सेवानिवृत्त लोगों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलना तय है। इसके बारे में बात करें तो पहला और सबसे बड़ा फायदा होगा अधिक वित्तीय स्थिरता। जी हां, एक बढ़ी हुई पेंशन राशि यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन धारक भोजन, किराया, बिजली पानी के बिल और दवाइयों जैसे अपने बुनियादी खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दूसरा बड़ा लाभ होगा परिवार पर निर्भरता में कमी। आज के समय में कम पेंशन के कारण कई बुजुर्ग पेंशन धारकों को अपने बच्चों या अन्य रिश्तेदारों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना पड़ता है। अधिक वित्तीय स्वतंत्रता मिलने से वे सम्मान के साथ जी सकेंगे और उनकी बच्चों या रिश्तेदारों पर यह निर्भरता बहुत हद तक कम हो जाएगी, जो बुजुर्ग पेंशन धारकों के आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण लाभ है बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच। हम सभी जानते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर स्वास्थ्य संबंधी खर्चे सबसे ज्यादा होते हैं। पेंशन में वृद्धि का मतलब है कि चिकित्सकीय उपचार, दवाइयों और स्वास्थ्य बीमा की समर्थता में वृद्धि होगी। इसके कारण पेंशन धारकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल पाएगी और वे अपना इलाज सही समय पर करा सकेंगे। और चौथा लाभ है जीवन की बेहतर गुणवत्ता। जब बुनियादी चिंताएं कम होती हैं तो जीवन की गुणवत्ता अपने आप सुधर जाती है। अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलने से सेवानिवृत्त लोग अपने स्वास्थ्य और अपने कल्याण पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में सहायता महसूस करेंगे। यह राशि की वृद्धि अगर आप सभी के लिए लागू होती है तो यह उनके जीवन के अंतिम वर्षों को सही मायनों में स्वर्णकाल बना सकती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कहा
इस 7,500 रुपये की पेंशन वृद्धि को लागू करने में मुख्य चुनौतियां क्या-क्या आई हैं? सरकार के सामने क्या मुश्किलें हैं? चलिए, अब इस पर भी बात करते हैं। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी चुनौती है बजट बाध्यता, यानी कि बजटीय सीमाएं। पेंशन में इतनी बड़ी और पर्याप्त वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण सरकारी धन की आवश्यकता होगी। आलोचकों का कहना है कि इसके कारण सरकार को अन्य आवश्यक कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे कि शिक्षा, ग्रामीण विकास या अन्य सब्सिडी में शायद कटौती करनी पड़ सकती है। दूसरी बड़ी चुनौती है स्थायित्व संबंधी चिंताएं, यानी फंड की सस्टेनेबिलिटी। विशेषज्ञों का एक वर्ग यह मानता है कि पेंशन भुगतान में अचानक इतनी बड़ी वृद्धि से ईपीएफओ के विशाल वित्तीय भंडार पर भारी दबाव पड़ सकता है। इससे संभावित रूप से इस फंड की दीर्घकालीन स्थिरता यानी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी प्रभावित हो सकती है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना है कि आज पेंशन बढ़ाने का फैसला कल जाकर इस पूरे फंड के लिए कोई संकट न पैदा कर दे। तीसरी चुनौती है प्राथमिकताओं में संतुलन। सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं और मांगें असीमित। सरकार को संसाधनों का आवंटन बहुत विवेकपूर्ण ढंग से करना होता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशन सुधारों के कारण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और देश के बुनियादी ढांचे जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कोई काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। इन्हीं चुनौतियों पर विचार करते हुए, जैसा कि हमने पहले बताया, कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि पेंशन राशि को तुरंत 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के बजाय एक चरणबद्ध और क्रमिक वृद्धि, यानी कि एक फेज्ड मैनर में इंक्रीमेंट, अधिक व्यवहारिक और टिकाऊ दृष्टिकोण हो सकता है। हो सकता है सरकार पहले इसे 3,000 करे, फिर 5,000 और फिर 7,500 तक ले जाए। लेकिन पेंशन भोगी तत्काल राहत चाहते हैं। तो दोस्तों, अब आगे क्या हो सकता है? सरकार इसको लेकर अंतिम फैसला कब कर सकती है? इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी पर अंतिम निर्णय, जो पहले केंद्रीय बजट में होने की बात कही गई थी, वह तो नहीं हो पाया। अब हाल ही में हुई सीबीटी बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट को ही लेना है। पेंशनभोगी, ट्रेड यूनियन और वित्तीय विश्लेषक सभी एक अनुकूल परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। सभी इस घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। कई सेवानिवृत्त लोग इस बात को लेकर अभी भी आशावादी हैं कि भले ही पेंशन वृद्धि तुरंत 7,500 रुपये नहीं हो सकती, फिर भी सरकार उनके वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एक पर्याप्त और चरणबद्ध तरीके से इसे जल्द से जल्द लागू करेगी। और यह उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि अगले वर्ष भी कई राज्यों में चुनाव हैं और 2026 में आम चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। तो दोस्तों, यह थी पूरी रिपोर्ट न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी पर। उम्मीद अब भी कायम है और निगाहें कैबिनेट के फैसले पर टिकी हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। ये खबर भी ईपीएस 95 पेंशन से ही जुड़ी है, लेकिन यह हायर पेंशन को लेकर है। जी हां, हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबरें आने वाली हैं। आपको इसका लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं, क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर 5,000 रुपये तक की मासिक हायर पेंशन जो है वह मिल सकती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यह हायर पेंशन आखिर है क्या और यह किसे मिलेगी। दोस्तों, यह हायर पेंशन उन ईपीएफओ सदस्यों के लिए है जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान अपनी वास्तविक पूरी सैलरी पर पेंशन का योगदान दिया था, न कि केवल वैधानिक सीमा जो पहले 5,000 या 6,500 रुपये थी। पर सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद ईपीएफओ को उन कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प देना पड़ा जो इसके लिए पात्र थे। तो यह पेंशन किसे मिलेगी? इसके लिए पात्रता क्या है? ईपीएफओ के वह सदस्य जो कि 31 अगस्त 2014 या 30 अगस्त 2014 से पहले या उस तारीख से अब तक ईपीएफओ के सदस्य थे, उन्हें यह लाभ मिलेगा। यानी जो 1 सितंबर 2014 को ईपीएफ के सदस्य थे और उन्होंने उच्च वेतन पर योगदान दिया था या उनका विकल्प पहले अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अलावा जिन्होंने 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उनको यह लाभ देखने को मिलेगा। नियमित पेंशन के लिए सदस्य की उम्र कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि ईपीएफ सदस्य 50 साल की उम्र से घटी हुई दर पर जल्दी पेंशन का विकल्प भी चुन सकते हैं। यह उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मौका था जिन्होंने पहले संयुक्त विकल्प
जॉइंट ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन वे अब 7,500 रुपये या 5,000 रुपये, यह राशि उनकी सेवा और वेतन पर निर्भर करेगी कि उच्च पेंशन पाकर रिटायरमेंट के बाद एक बेहतर जीवन जी सकें। हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा भी कई बार बढ़ाई गई थी और लाखों कर्मचारियों ने इसके लिए आवेदन किया है। ईपीएफओ अब इन आवेदनों की जांच कर रहा है। तो इस हायर पेंशन से लाभ क्या होगा? साफ तौर पर आपको मौजूदा पेंशन की तुलना में कई गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी। अगर आपकी सैलरी ज्यादा थी और आपने उच्च वेतन पर कंट्रीब्यूशन का विकल्प चुना है, तो आपकी पेंशन 5,000, 7,000 या इससे भी अधिक हो सकती है, जो आपकी वर्तमान 1,000 या 2,000 की पेंशन से कहीं बेहतर है। इससे आपको बुढ़ापे में सच्ची वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और आप एक बेहतर जीवन स्तर जी सकेंगे। दोस्तों, यह हायर पेंशन का मामला न्यूनतम पेंशन से अलग है। न्यूनतम पेंशन, मिनिमम पेंशन, सभी के लिए 1,000 रुपये से बढ़ाने की मांग है, जबकि हायर पेंशन केवल उन पात्र कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने उच्च वेतन पर योगदान दिया था और इसके लिए विशेष रूप से आवेदन किया है। ईपीएफओ की ओर से यह अपडेट है कि हायर पेंशन के आवेदनों की प्रक्रिया तेजी से निपटाई जा रही है और जल्द ही पात्र पेंशनरों को उनकी बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो सकती है, जिसमें कई लोगों को 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन का लाभ मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक तरफ 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन के लिए संघर्ष जारी है और गेंद अब कैबिनेट के पाले में है। वहीं दूसरी तरफ हायर पेंशन के पात्र लोगों को जल्द ही बढ़ी हुई पेंशन का तोहफा मिल सकता है। पेंशन धारकों का यह संघर्ष लंबा रहा है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। हम भी यही आशा करते हैं कि सरकार देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की इस जायज मांग पर जल्द से जल्द सकारात्मक फैसला लेगी। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या सरकार को पेंशन एकमुश्त 7,500 रुपये कर देनी चाहिए या चरणबद्ध तरीके से बढ़ानी चाहिए? आपकी आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। अगली रिपोर्ट में फिर मिलेंगे एक नई और ताज़ा खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।